नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं। ध्रुव और ध्रुवी जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया। अब थोड़ा सा कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले तो है शक्ति, बिंदु की शक्ति, पावर ऑफ ए पॉइंट। अलग सा ही नाम लग रहा है। बिंदु की शक्ति क्या होती है अभी समझाता हूँ। बिंदु की शक्ति, बिंदु के पास भी शक्ति होती है भैया। पावर ऑफ ए पॉइंट, बिंदु की शक्ति क्या होती है? शक्ति जैसे मान लीजिए एक गोला ही ले लेते हैं, ठीक है, ये गोला है। अब इस गोले में आप एक लाइन खींचिए, खींच दी। ये लाइन जो है ये यहाँ काटेगी पी पर और यहाँ काटेगी क्यू पर, हो गया, समान काटेगी, क्लियर है। अब इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए ए, कहीं भी, जहाँ मन है। बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल अंदर ले सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, उससे बाहर ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। पॉइंट ए ले लीजिए, ले लिया। अब ए की शक्ति जो है उसको परिभाषित किया गया, ए की शक्ति, पावर ऑफ ए। आप ए से पी तक गुणा करिए, इंटू ए से क्यू तक गुणा कीजिए। ये ए की पहले वाले जो प्रतिच्छेद बिंदु था उससे दूरी और दूसरे वाले प्रतिच्छेद बिंदु से दूरी, दोनों दूरियां जो है का गुणनफल जो आए वो आप ए की शक्ति कहते हैं, उसे आप कहते हैं ए की शक्ति। आइडिया समझ में आएगी ए की शक्ति क्या है। अब यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये आ रहा होगा सर कि क्या ए की शक्ति तो फिर बदलती रहेगी इस ए पॉइंट की? ना बेटा, शक्ति नहीं बदलेगी। इस गोले के सापेक्ष, इस गोले के सापेक्ष जो बिंदु ए है उसकी शक्ति हमेशा अचर रहेगी, शक्ति हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक पर्टिकुलर बिंदु के लिए ये अचर रहती है। अगर आपने ये लाइन ना खींच के और आपने अपना ज्यादा दिमाग लगाया और आपने कहा कि नहीं हम ये वाली खींचेंगे, खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसके हिसाब से आप खींच लीजिए, दोबारा आप निकाल लीजिए। हो सकता है एपी बढ़ गया, हो सकता है ए क्यू कम हो गया, लेकिन एपी इंटू ए क्यू जो है वो फाइनली उतना ही आएगा जितना पहले था। या फिर अगर आपने तय किया कि नहीं हम तो किसी और ही लाइन खींचेंगे, कोई और लाइन खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए। तो ए बिंदु की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कहा ना ए की शक्ति, ए की शक्ति है ये। इसकी शक्ति है कि आप कहीं से भी कोई भी लाइन ए से गुजारिए, कोई भी लाइन जो ए से गुजरेगी वर्त को काटेगी, उस दो दूरियों का योग गुणनफल जो है वो नियत रहता है, इसीलिए ए की शक्ति कहा गया। प्रत्येक बिंदु की शक्ति नियत रहती है, चाहे आप कहीं से भी उस पे लाइन खींचिए। अगर ये ए बाहर भी होता तब भी आप खींचते, लेकिन ये मत सोचिए कि इस ए के लिए वो है तो यहाँ पे ए लूंगा तो अलग आएगी। हाँ बिल्कुल, अगर बिंदु आपने बदल दिया, अगर आपने ए बिंदु बदल दिया तो शक्ति भी बदल जाएगी, क्योंकि बिंदु की शक्ति है। उस बिंदु के लिए अलग शक्ति है, दूसरे बिंदु के लिए अलग शक्ति है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लाइन जो आप खींच रहे हैं। अगर आप कोई भी लाइन ए से गुजारेंगे, वो ए बिंदु फिक्स कर लीजिए, फिर आप कोई भी लाइन गुजारिए और शक्ति निकाली ए की, वो उतनी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने ये ग्रीन वाली खींची तो शक्ति कुछ और आ रही है, येलो वाली खींची या डार्क येलो वाली खींची तो कुछ और आ रही है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर स्थिति में वो समान आएगी। यह है बिंदु की शक्ति, पावर ऑफ ए पॉइंट। क्लियर है? चलिए अब इसी कंसेप्ट से हमारा एक और आइडिया निकल के आता है जिसकी बात करते हैं। दो गोलों का मूल अक्ष, दो गोलों का मूल अक्ष, मूल अक्ष ये देखिए, ये कमाल का है। इसमें क्या आइडिया है, ध्यान से सुनिएगा क्या आइडिया है। इसमें आइडिया कुछ इस तरीके से है कि आपके पास दो गोले हैं, काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं, जैसी स्थिति में भी हो, दो गोले आपके पास हैं, ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, ठीक है। इस दो गोले में से हम उन बिंदुओं का बिंदु पथ निकालेंगे जिसकी शक्ति पहले गोले के साथ भी उतनी है, दूसरे गोले के साथ भी उतनी है। देखिए रिपीट कर रहा हूं मैंने कहा था जो ये वाला पहले वाला गोला है, पॉइंट आपने उन पॉइंट को चूज करना है। मान लीजिए आपने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट ए लिया, ध्यान से सुनिए, ये कंसेप्ट बहुत पेचीदा है। और जो शक्ति होती है वो भी आपको मैं समझा देता हूं कि किसी बिंदु की अगर आपको शक्ति निकालनी हो, एपी इंटू ए क्यू निकालना हो, तो आपको ले जाके उस बिंदु को उसके अंदर रख दीजिए। किसके अंदर? गोले के समीकरण के अंदर रख दीजिए, वो आपकी शक्ति आ जाएगी। तो शक्ति आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आपका जो बिंदु है, सपोज कीजिए इसके निर्देशांक x1 y1 z1 है, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, x1 y1 z1 है, ये ले जाकर आप उसके अंदर रख दीजिए गोले के समीकरण के अंदर। तो जो भी गोले का समीकरण आपको दे वो शक्ति होगी। मैं व्युत्पत्ति पे नहीं जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं व्युत्पत्ति दिखा सकता हूँ उसकी, और नहीं तो आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, वरना कोई बात नहीं। आपको गोले का जो समीकरण है उस समीकरण में ले जाके रख देना है, किसको? उस बिंदु को। वो जो बिंदु, जिस बिंदु की शक्ति निकाले उस बिंदु को ले जाके गोले के समीकरण में रख दीजिए। गोले का समीकरण आपको जो भी मान देगा, जो भी मान देगा वही उसकी शक्ति होगी। जो भी, रिपीट कर रहा हूं, गोले का समीकरण आपको जो भी मान देगा वो उसकी शक्ति आएगी। ठीक है, क्लियर है? अब अगर कोई बिंदु गोले के ऊपर स्थित है तो उसकी शक्ति 0 है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बिंदु ऊपर स्थित हो गया
तो आप जो लाइन खींचेंगे उसमें ए और पी सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो एक जीरो जाएगा। सोचिए बेटा, अब ये है, ए अगर मान लो चलता 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 इसके पास आता जाएगा तो ए से पी तक की दूरी कम होती जाएगी। फाइनली अगर ए पी पे पहुंच गया तो ए पी कितना हो जाएगा, जीरो। ए पी जीरो होते शक्ति कितनी हो जाएगी, जीरो। तो गोले की जो परिधि है, गोले का जो सरफेस है, पृष्ठ है, अगर बिंदु उस पे स्थित है तो उसकी शक्ति कितनी होगी, शून्य। गोले के पृष्ठ पर बिंदु की शक्ति शून्य होती है। तो इससे पता भी चल जाएगा। आपको एक कमाल की बात और बताता हूँ, अंदर वाले बिंदु की शक्ति माइनस की होती है। अगर गोले के अंदर बिंदु है और उसकी शक्ति निकालेंगे तो माइनस आएगी, ऊपर वाले की जीरो आएगी, और ऊपर से बाहर वाले की निकालेंगे तो प्लस की आएगी। अगर बिंदु गोले से बाहर है तो शक्ति प्लस की आएगी, ऊपर वाले के लिए जीरो आएगी, अंदर वाले के लिए माइनस की आएगी। चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। एक बार इस कंसेप्ट को रोकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर कई चीज़ें और निकल के आई है। भैया 2 मिनट वेट करो, तुम्हारी बारी, अब 2 मिनट बाद में ही लेंगे। अभी कई चीज़ें, सुंदर चीज़ें आई है, उनकी बात कर लेते हैं। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा गोला नहीं बनाऊंगा, एक सिंपल सा गोला बनाऊंगा जिसकी त्रिज्या 1 हो, या 5 ले लीजिए, थोड़ा बड़ा नंबर ले लीजिए ताकि दिक्कत नहीं आए। ये लो बेटा, मैंने मूल बिंदु पे लिया है। देखिए बात तो एक ही है, एक गोले पे जब बात काम करे तो फिर वो सारे गोलों पे काम करेगी, क्योंकि आप कोई पक्षपात तो कर नहीं रहे। अगर पक्षपात कर रहे हैं तो बात अलग है, पक्षपात आप कर नहीं रहे। तो एक सिंपल सा केस लेके मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 25 ले लेता हूँ मैं। 25 को इधर ले आऊंगा, -25 बराबर 0। ये गोले का समीकरण हो गया आपका, एस गोले का समीकरण हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गोले के समीकरण के ऊपर क्या होगा, अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा। एक पॉइंट अब आपको देखिए क्लियर है, इसकी त्रिज्या 5 है। 5 है तो ये बिंदु 5 0 है, ये बिंदु 5 0 है, 5 0 0 सही है। 5 0 0 है, 5 0 0 रख के देखिए संतुष्ट करेगा, इसका मतलब गोले के ऊपर है। तो मैंने सरल गोला इसलिए बनाया ताकि मुझे पता चले कि ये बिंदु अंदर है, ये बाहर है। वरना हर कोई गोला बनूंगा, मुझे खुद ही नहीं पता होगा वो अंदर है बाहर है, फिर मैं क्या चेक करूंगा। इसलिए मैंने सिंपल सा गोला बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। देखिए क्योंकि आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए 5 0 0 है, 5 0 से पहले अंदर आएंगे, 5 0 0 के बाद में सब बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं 3 0 0, 3 0 0 बाहर होगा, और 7 0 0 बाहर होगा, 3 0 0 अंदर होगा। अब आप इसमें रख के देखिए शक्ति निकालिए। इनके नाम रख लेते हैं प्यारे प्यारे, इसका नाम P रख लेते हैं, इसका नाम Q रख लेते हैं, इसका नाम R रख लेते हैं। तो पहले P की शक्ति निकालते हैं। P को ले जाके इसमें रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आया 9, 9 - 25 जो क्या है -16। देख लीजिए P अंदर है इसलिए शक्ति माइनस की आई है। Q देखिए, Q की शक्ति, Q ऊपर है तो आप रखेंगे तो 25 0 0, 25 में 25 गया 0, और R जो है वो बाहर है। अब R की शक्ति देखिए, 7 7 49, 49 में से 25 गए 24। देख लीजिए, तो बिंदु जब बाहर होता है तो शक्ति प्लस की आती है, ऊपर होता है तो 0 आती है, माइनस का होता है तो अंदर आता है। तो शक्ति का मतलब एक आइडिया और है कि पता लग रहा है कि बिंदु कहाँ रखा हुआ है। क्लियर है। दूसरा आपको बताता हूँ कि अगर बिंदु बाहर है तो आप स्पर्शरेखा की लंबाई भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए बिंदु बाहर होगा तो ही स्पर्शरेखा होगी, अगर बिंदु अंदर है तो स्पर्शरेखा कैसे खींचेंगे। अगर बिंदु गोले के अंदर है तो स्पर्शरेखा कैसे खींचेंगे। इसलिए जरूरी है कि बिंदु गोले से बाहर हो या ऊपर होगा तो स्पर्शरेखा की लंबाई होगी नहीं, 0। बिंदु जब ऊपर है तो स्पर्शरेखा की लंबाई कब होती है, जब बिंदु बाहर होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ आपका पॉइंट है, तो अब इस बिंदु की स्पर्शरेखाएं होंगी, इनकी लंबाइयाँ होंगी, और हमारी एक थ्योरम कहती है कि स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो अगर आप ये पॉइंट लेते हैं, या PQR तो नाम रख चुका मैं, बार बार क्यों रख रही हूँ, ABC रख लो। AB बराबर स्पर्शरेखा की लंबाई आप √ बिंदु की शक्ति, जिस बिंदु की आप स्पर्शरेखा की लंबाई निकालना चाहते हैं उस बिंदु की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करिए और √ निकालिए, वो आपको स्पर्शरेखा की लंबाई दे देगा उसकी। अगर आप सोचिए बिंदु अगर ऊपर हुआ तो शक्ति 0 होगी, तो 0 का वर्गमूल 0, इसलिए 0 होती है। तो ये बात ऊपर वाले बिंदु के लिए भी काम कर जाएगी, ऊपर वाले के लिए भी, बाहर वाले। लेकिन अंदर का बिंदु होगा तो शक्ति माइनस, क्योंकि माइनस का रखेंगे तो √ माइनस, इसका मतलब लंबाई हो ही नहीं सकती और हो भी नहीं सकती। सही बात है, देख लीजिए, हो भी नहीं सकती। अगर बिंदु अंदर हो और आप स्पर्शरेखा खींचे, कैसे खींचेंगे। अंदर P बिंदु है, P से स्पर्शरेखा खींचे, कैसे खींचेंगे, वो तो काटेगी, वो तो गोले को काटे, अंदर से ना, अंदर से बाहर निकले तो काटती हुई निकलेगी। तो अंदर वाले बिंदु की तो स्पर्शरेखा हो ही नहीं सकती, ऊपर वाले की हो सकती है एक, जिसकी लंबाई 0 होगी, और बाहर के बिंदु होगा उसकी 2 स्पर्शरेखाएं होंगी, लेकिन लंबाई दोनों की बराबर होंगी। तो इस तरीके से आप स्पर्शरेखा की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो शक्ति वाला जो आइडिया बड़ा अच्छा है। तो इस आइडिया को अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और इसमें एक कमाल की चीज़ है जो और पढ़ेंगे, वो है 2 गोलों का मूल अक्ष, रेडिकल एक्सिस ऑफ
दो गोलों का मूल अक्ष, रेडिकल एक्सिस ऑफ टू स्फीयर। इसके क्या आइडिया है? देखिए आइडिया ये है कि भाई आपके दो गोले ले लीजिए, वो काटे ना काटे कोई भी स्थिति में हो, दो गोले ले लीजिए। उन दो गोलों में वो बिंदु चूज करिए, गोले के ऊपर चूज करने नहीं है, बाहर हो अंदर हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बिंदु चूज करिए जिनकी शक्तियां, जिस बिंदु की शक्ति पहले गोले के सापेक्ष भी वही हो और दूसरे गोले के सापेक्ष भी वही हो। रिपीट कर रहा हूं, पहले गोले के सापेक्ष भी उस बिंदु की शक्ति वही हो और दूसरे बिंदु के सापेक्ष भी वही हो। ऐसे आपको बहुत सारे बिंदु मिलेंगे, इवन बहुत सारे नहीं मिलेंगे। कमाल की बात पता है क्या है? ये सारे बिंदु को जब आप मिलाएंगे, सारे बिंदु पहले इकट्ठा कर लें कहाँ कहाँ हैं और फिर मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा एक प्लेन बन रहा है। ये सारे एक समतल पे स्थित है, सब के सब एक समतल पे स्थित है और वो बीचों बीच आएगा यहाँ से, ऐसे इन दोनों के एकदम बीचों बीच आएगा ऐसे। अब आप कहेंगे ऐसे क्यों? क्योंकि याद करिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि बिंदु की शक्ति का अंडर रूट जो होता है वो स्पर्शरेखा की लंबाई होती है। अगर मैं वर्ग कर दूं दोनों साइड तो बिंदु की शक्ति स्पर्शरेखा की लंबाई के वर्ग के बराबर होती है ना। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुझे वो अगर बिंदु बाहर है तो आप कह रहे हैं मुझे वो बिंदु चाहिए जिससे खींची गई स्पर्शरेखाएं पहले वाले के ऊपर भी और दूसरे वाले गोले के ऊपर भी लंबाई बराबर हो। देखिए गोले अलग अलग है बेटा, ध्यान रखिएगा, दोनों गोले अलग अलग है। एक गोले पे दो स्पर्शिका खींची जाए एक बिंदु से वो तो बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे हम उन बिंदु को ढूंढ रहे हैं जिस बिंदु से चाहे हम स्पर्शिका पहले गोले पे खींचे चाहे दूसरे पे खींचे वो बराबर आनी चाहिए। ए पी बराबर ए क्यू, इस तरीके जो ए बिंदु है उसको ढूंढ रहे हैं। वो जब सारे ए मिल जाएं, उन सारे ए को मिलाएंगे तो हमें एक तल मिलेगा जिसका नाम होगा मूल अक्ष, रेडिकल एक्सिस। तो मूल अक्ष क्या हुआ? मूल अक्ष उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी शक्ति दोनों, जिन बिंदु की शक्ति मूल अक्ष क्या है? मूल अक्ष उस बिंदु का बिंदु पथ है, मूल अक्ष उन बिंदुओं का बिंदु पथ है, उस बिंदु का बिंदु पथ है, क्योंकि एक बिंदु चलेगा तो सारे बिंदु अपने आप बन जाएंगे। मूल अक्ष उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी शक्ति दोनों गोलों के सापेक्ष समान है। ठीक है, अब बात है कि मूल अक्ष निकलता कैसे, आइए समझाता हूं। मूल अक्ष का समीकरण निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा। मूल अक्ष का समीकरण निकालना है तो आपको सिंपल सा काम करना है, दोनों गोले के समीकरण को घटा दीजिए, S1 माइनस S2। दोनों गोला का जो समीकरण आपके पास है दोनों को घटाइए, आपको मूल अक्ष का समीकरण मिल जाएगा। सिंपल बात है नहीं? सिंपल है या नहीं? चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक पहले गोले का समीकरण प्लस वाई स्क्वायर, मैं भी आपको चेक भी करवा दूंगा, जो समतल आएगा ना वो चेक भी करवा दूंगा, बराबर 0। ये आपका पहला गोला है और सिंपल सा ही मैं दूसरा गोला ले लेता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेता हूँ। माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2, सिंपल ले लिया एकदम। अब दोनों गोले सही है आपके पास, चलिए S1 माइनस S2 मूल अक्ष का समीकरण, दोनों को घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, जेड स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का 2z और ये प्लस 2 होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0। ये आपके मूल अक्ष का समीकरण आ गया। मैंने क्या कहा था? मूल अक्ष क्या है? एक समतल है। कौन समतल है? जिसके हर बिंदु से आप S1 गोले पे S2 गोले के सापेक्ष अगर उसकी शक्ति निकालेंगे तो शक्तियां बराबर आएंगी। मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ। एक काम करिए, इस पे कोई भी एक बिंदु बनाइए, कोई भी एक बिंदु, समतल पे तो अनंत बिंदु होते हैं, कोई भी एक बिंदु आपकी इच्छा है वो बिंदु इस पे से ढूंढिए और मैं आपको दोनों से शक्तियां निकाल के दिखाऊंगा। देखिए बिंदु लेने का मतलब ऐसा बिंदु लीजिए जो समीकरण को संतुष्ट करे, क्योंकि समतल पे ले रहे हैं ना आप, समतल पे ले या किसी भी आकृति पे ले, अगर आप उस पे कोई भी बिंदु ले रहे हैं इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी कंफर्म होता है कि वो उसका बिंदु है, वरना आपने ले लिया कैसे कंफर्म होगा उसका बिंदु है। एक काम करते हैं, ये देखिए एक ये लीजिए, ये बिंदु चेक कर लीजिए, है ना? पहले चेक करिए, x का मान 1 रखा, y का मान 2 रखा, z का मान -2 रखा, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में से 4 क्या 0, सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलिए इस बिंदु की शक्ति निकालते हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं कि कोई पॉइंट है ये ए की शक्ति S1 के सापेक्ष गोले के समीकरण में ले जाके आपको बस ये पॉइंट जो है वो वहां पे पुट कर देना है। ठीक है, x की जगह 1, y की जगह 2 और z की जगह 2। ये रहा आपका समीकरण, ले जाइए, x की जगह 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 का स्क्वायर, z की जगह -2 का स्क्वायर और -1। तो ये आपका आ गया 4 4 4 8 8 और 1 9 9 में से 1 है 8 आ गया। चलिए ए की शक्ति, अब ये तो हो गया S1 के सापेक्ष, अब आपको मैं S2 के सापेक्ष निकाल देता हूँ। चलिए S2 में रख दीजिए, ये S2 का समीकरण रहा, तो रखिए इसमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो वो तो आपका 1 + 4 + 4 आ गया।
सीधा ही रख रहा हूँ, 1 + 4 + 4, फिर 1 और -2, -1 -2, और z का मान -2 तो माइनस माइनस +4 +4 और -2 +4 और -2, जोड़िए कितना हो गया, ये देख लिए 2 और 2 4, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, ये 8 आ गया। मिला लीजिए, एक ही शक्ति बराबर है, बराबर है, ये खासियत है। अब इस समतल पे ये मैंने एक पॉइंट बनाया, आप और बना के देख लीजिए, वो ट्राई कर सकते हैं, भी झूठ थोड़ी बोलेंगे। हमने कहा है मूल अक्ष का मतलब यही है कि उसका हर बिंदु की जो शक्ति है वो पहले गोले और दूसरे गोले के सापेक्ष बराबर है, उन्हीं बिंदु को मिलाया गया। इस समतल पे हर बिंदु जो है उसकी शक्ति पहले गोले और दूसरे गोले के सापेक्ष बराबर है, ठीक है ना। अगर वो बिंदु बाहर का है, गोलों के बाहर बिंदु है, क्योंकि अब तो समतल अंदर से भी जा सकता है, ऐसा नहीं है मानिए कि बाहर से जाएगा ना भाई, अंदर से भी जा सकता है और अंदर से भी जाएगा। ये मान लीजिए आपके 2 गोले हैं तो इनका जो मूलाक्ष का समीकरण है वो ऐसे भी जाएगा। तो इसलिए मैं खाली स्पर्शरेखाओं का बोल दूं तो बात गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि बाहर वाला बिंदु होगा तब तो स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, तब तो स्पर्शरेखाएं बोल सकता हूँ। लेकिन जब अंदर का बिंदु आएगा तब कैसे बोलूंगा, क्योंकि अंदर वाले बिंदु से तो स्पर्शरेखा नहीं होती। तो इसलिए शक्ति शब्द बहुत बढ़िया बनाया गया है, बहुत बढ़िया शब्द बनाया गया, बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है। अंदर के बिंदु पे भी काम करता है, ऊपर के बिंदु के लिए भी काम करता है और बाहर के बिंदु के लिए भी काम करता है। तो इस तरीके से आप सभी को कवर कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए जरूरी हो जाता है कई बार आपको ज़रूरी हो जाता है ऐसी परिभाषाओं को नया का ऐड करना, ताकि वो अपवाद ना हो उनके। जैसे यहाँ पे अपवाद आने शुरू हो गया। अगर हम अक्षों की कई किताबों में मैंने पढ़ा है, कई किताबें ऐसी कहती है परिभाषा की मूल अक्ष जो है वो उन बिंदु का बिंदु पता है जिसे खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। वो बाहर के बिंदु के लिए तो सही है, लेकिन जब बिंदु, क्योंकि आपका जो मूल अक्ष होगा वो अंदर से भी जाएगा, अंदर वाले बिंदु भी शामिल होंगे उसमें, क्योंकि पूरा समतल होगा वो। तो अंदर वाले बिंदु को आप कैसे समझाएंगे कि उसकी, तब आप कहेंगे नहीं अंदर वाले बिंदु की तो 0 मानेंगे। तो बताइए फिर स्पर्शरेखा लंबाई कैसे बोल रहे हैं आप। तो उस डेफिनेशन को ठीक करना पड़ेगा कि अंदर वाले बिंदु जो होंगे उनसे 0 माना जाएगा। तो वो बैठती नहीं है, मतलब एकदम खुश नहीं करती, हमें सेटिस्फाई नहीं करती। तो बेहतर है शक्ति बढ़िया, शक्ति क्योंकि अंदर वाले बिंदु के पास भी होती है और बाहर वाले बिंदु के पास भी होती है। तो शक्ति वाला आइडिया सबसे बेस्ट है, इसीलिए शक्ति का आइडिया ऐड किया गया। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए देखिए समतल बना है ये, अब थोड़ा सा टेढ़ा काम करते हैं। अब मूल रेखा का समीकरण, 3 गोलों के लिए मूल रेखा का समीकरण, ये भी थोड़ा सा आइडिया बढ़ाया हमने। 3 गोलों के लिए, अब समतल नहीं, 3 गोलों के लिए देखिए सुनिए बहुत मजा आएगा। 3 गोलों के लिए मूल रेखा का समीकरण, मूल रेखा का रेडिकल लाइन कहते हैं इसको, रेडिकल लाइन, मूल रेखा रेडिकल लाइन। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, थोड़ा चित्र नहीं बनाऊंगा क्योंकि चित्र आपको कल्पना से ही करना पड़ेगा। ये एक गोला, ये भैया आपका दूसरा गोला और ये भैया आपका तीसरा गोला, ठीक है। गोला S1, गोला S2, गोला S3, S1 गोला, S2 गोला और S3 गोला। इन गोलों में से क्या करना है, S1 S2 लिया, इनका मूलाक्ष निकाला, ये है S1 और S2 का मूलाक्ष। फिर आपने S1 और S3 का मूलाक्ष निकाला, ये आया आपका S1 और S3 का मूलाक्ष। फिर आपने निकाला S2 और S3 का मूलाक्ष, ये आया आपका। तो अब आपको पता है क्या होगा, एक पूरी एक लाइन जनरेट होगी, ये पॉइंट दिख रहे हैं, इस पॉइंट से ऐसे 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 एक लाइन बनेगी, एक पूरी रेखा बनेगी। इस रेखा का नाम होगा मूलाक्ष या मूल रेखा। मूल समतलों के देखिए 3 गोले हैं, 3 गोलों के 3 मूल अक्ष होंगे, मूल समतल होंगे। 3 गोलों के, क्योंकि पहले 2 गोलों का एक, दूसरे 2 गोलों का एक, तीसरे 2 गोलों का एक, तो ये जो 3 मूल समतल होंगे इनके प्रतिच्छेद बिंदु से एक रेखा बनेगी, जिस रेखा को हम क्या कहेंगे, मूल रेखा कहेंगे। परिभाषा लिख देता हूं, 3 गोलों में से 2-2 गोले लेके, 3 गोलों में से 2-2 गोले लेकर, 2-2 गोले लेकर प्राप्त होने वाली मूल समतलों का प्रतिच्छेद बिंदु, मूल समतलों का प्रतिच्छेद बिंदु, बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ मूल रेखा कहलाता है, रेडिकल लाइन कहलाता है। इससे आपको लाइन प्राप्त होगी। रिपीट कर रहा हूँ, चित्र में मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ लेकिन लाइन प्राप्त होगी। आप यूँ समझिए जैसे आपके कमरा है, कमरे के 2 दीवारें जब टच होती है, काटती है एक दूसरे को, टच करती है, उस पर कोना बनता नहीं बनता, रेखा बनती नहीं बनती। तो ऐसे ही ये जो 3 समतल है ये कटेंगे तो एक लाइन तैयार होगी 3 समतलों के काटने से। वो जो लाइन है वो मूल
रेखा कहलाएगी। अब आपको एक इसके अंदर एक कमाल की चीज और देखेगा जो उससे भी ज्यादा कमाल की है, जबरदस्त, वो है मूलाक्ष केंद्र। ये क्या होता है भाई? मूलाक्ष केंद्र, मूलाक्ष केंद्र होता है 4 गोलों का। देखिए 4 गोले हैं, उसमें से 3-3 गोलों के ग्रुप बनाइए, 2, 3 और 4। पहले मान लीजिए आपने ये 3 गोले लिए, इन 3 गोलों से एक मूल रेखा बनेगी, इन 3 गोलों से एक मूल रेखा बनेगी, इन 3 गोलों से एक मूल रेखा बनेगी। इस तरीके से 3-3 के 4 जोड़े बनेंगे, उनसे 4 मूल रेखाएं बनेगी। आपको पता है वो 4 मूल रेखाएं जो कि वो एक बिंदु से जाती है, एक ही बिंदु से जाती है, जिसको कहते हैं मूलाक्ष केंद्र। कमाल की बात सुनिए, संगामी है वो 4 लाइनें संगामी है। कौन? मूल रेखाएं, रेडिकल लाइंस। 3 गोलों की एक रेडिकल लाइन होती है, तो आपने पहले ये 3 लिया, इन 3 की एक रेडिकल लाइन आ गई, 1 2 3 ये 3 लिए, फिर 1 2 3 ये 3 लिए, इनकी फिर 1 2 3 फिर इनकी 1 2 3 फिर इनकी। इस तरीके से आपने 3-3 गोले लिए, हर गोले की एक मूल रेखा आई, 3 गोलों की मूल रेखा, फिर इन 3 गोलों की एक मूल रेखा, इन 3 गोलों की एक मूल रेखा, इन 3 गोलों की एक मूल रेखा, इन 3 गोलों की एक मूल रेखा। तो 4 मूल रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो वो एक बिंदु से गुजरती है, जिसको कहते हैं मूलाक्ष केंद्र। और कमाल की बात बताऊं उसमें क्या खासियत है और कमाल है, वो एक ऐसा एकमात्र ऐसा बिंदु है जिसकी शक्ति चारों गोलों के लिए एक समान है। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा बिंदु जिसकी शक्ति चारों गोलों के लिए बराबर हो, उसे मूलाक्ष केंद्र कहते हैं। सिंपल परिभाषा तो यही है, वह बिंदु, और इकलौता ही होता है, वह बिंदु जिसकी शक्ति चारों गोलों के लिए बराबर हो, चाहे पहले गोले से निकालिए, चाहे दूसरे गोले से, चाहे तीसरे गोले से। यह है कमाल बात। या आप बोल दीजिए कि 3-3 गोलों से बनने वाली मूल रेखाओं का प्रतिशत बिंदु मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलने के तरीके हैं। 3 गोलों, पहले ऐसे बोलिए 4 गोलों में से 3-3 गोले लेकर, ज्यादा सही लगेगा। 4 गोलों में से 3-3 गोले लेकर, 3-3 गोले लेकर प्राप्त मूल रेखाओं का संगामी बिंदु, मूल रेखाओं का संगामी बिंदु, क्योंकि सब एक बिंदु से गुजरेगी, संगामी बिंदु क्या कहलाता है? मूलाक्ष केंद्र कहलाता है। मूलाक्ष, ये हो गया हमारा सार। क्लियर हो? कुछ आइडिया थे, कुछ जबरदस्त आइडिया थे। अब मूलाक्ष केंद्र पे क्या होगा? मूलाक्ष केंद्र पे ये होगा कि वो जो मूलाक्ष केंद्र होगा उस पे आप S1 गोले से शक्ति निकालिए, S2 गोले से शक्ति निकालिए, S3 गोले से शक्ति निकालिए, चाहे S4 गोले से शक्ति निकालिए, P बिंदु की शक्ति हर गोले के लिए बराबर होगी। S1 बराबर S2 बराबर, उस गोले पे S1 बराबर S2 बराबर S3 बराबर S4, चारों बराबर आएंगे। आप किसी गोले से शक्ति निकालिए, चारों बराबर आएंगे, तो वो आपका मूलाक्ष केंद्र कहलाएगा। आइडिया क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अगर आपसे पूछे कि भाई मूलाक्ष केंद्र कौन सा है, तो बिंदु को चारों गोले में रख के देख लीजिए, चारों गोलों से अगर बराबर मान दे रहे हैं तो वो मूलाक्ष केंद्र। निकाला नहीं जाता है, निकाला जा सकता है कि कौन सॉल्व करे इतने समीकरण, तो बेहतर क्या होता है कि जो बिंदु दिया है उसको रख के चेक कर लीजिए, चारों गोलों में रख के देख लीजिए, चारों गोलों से बराबर मान आ रहा है, इसका मतलब है कि भैया वो मूलाक्ष केंद्र है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। 2 गोलों के लंबवत काटने की शर्त, 2 के लंबवत काटने की शर्त। 2 गोले हैं, वो एक दूसरे पर 90 डिग्री काटते हैं। ये 90 डिग्री वाला आइडिया क्या है, थोड़ा समझिए। ये भैया आपका पहला गोला और ये भैया आपका दूसरा गोला, ये दोनों गोले मान लीजिए P पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो P पॉइंट पे आप स्पर्शरेखा खींचिए दोनों गोलों के ऊपर। इन स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण अगर 90 डिग्री है, अगर इन दोनों का कोण 90 डिग्री है तो आप कहते हैं कि दोनों गोले लंबवत काटते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों गोले लंबवत काटते हैं। मान लीजिए आपके पहले गोले का समीकरण ये है, दूसरे का ये है। पहले गोले का है x² W1z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, इस गोले को S1 कह दीजिए, इसको S2 कह दीजिए। तो लंबवत काटने की शर्त, गौर करिए, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे काटने की शर्त, ऑर्थोगोनली काटने की शर्त, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी या ऑर्थोगोनल कंडीशन। क्या है ये है कि भाई 2 U1 U2, 2 V1 V2, U1 कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, V1 W1 D1 यहाँ से, U2 V2 W2 D2 यहाँ से। 2 U1 U2, 2 V1 V2, 2 W1 W2
-d1 -d2 बराबर अगर 0 आता है तो दो गोले लंबवत काटते हैं, वरना फिर किसी भी कोण पे काटे, लंबवत नहीं काटते। 90 पे नहीं काटते, 90 के बाद में चाहे फिर कितने पे काटे। तो यह है लंबवत काटने की शर्त। क्लियर है? ये शर्त लगा के आप पता कर सकते हैं कि लंबवत काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बात जो है, दो गोले के समीकरण ले लीजिए, माइनस ये लीजिए, ले लिया। क्या ये गोले लंबवत काटते हैं या नहीं काटते, ये मुझे आप बताइए। अभी बता देते हैं भैया। ये पहले वाले गोले से आप 2u1 जो कि बराबर है -2, तो u1 बराबर हो गया -1, 2v1 2w1 -6, d1 बराबर 5। दूसरे गोले से निकाल लीजिए, 2 बराबर -1/2, d2 बराबर 4। चलिए सारे मान है आपके पास, रख दीजिए आप अपनी शर्त के अंदर। ये है आपकी वो शर्त जिसमें अब आपको ये सारे मान रखने हैं। तैयार है आपकी शर्त? हाँ जी तैयार है। 2 u1 u2, u1 कितना है? u1 है -1, u2 कितना है? -1, ठीक है। 2 v1 कितना है? -2, v2 कितना है? v1 -2 है, v2 कहाँ है भैया? v2 कहाँ हो? v2 जल्दी आओ, -1। फिर 2 w1 कितना है? w1 -3, w2 d1 5, d2 -2 -4, ये -3, ये -9। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी, ये प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया 6 3 9, 9 में से 9 गया, जो कि 0 आ रहा है, 0 आ गया भाई। अर्थात लंबवत काटते हैं, अर्थात ये भैया लंबवत काटते हैं। दोनों गोले कंफर्म करते हैं कि लंबवत काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, सही करते हैं, कमाल करते हैं, जबरदस्त कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो आइडिया आपको समझ में आ गया। एक और आइडिया है जिसकी बात हो रही है, सीमांत बिंदु। सीमांत बिंदु कमाल का है भैया ये आइडिया, ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। ये अगर देखिए पढ़ेंगे तब तो कुछ नहीं है, सोचेंगे तो ये बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत बड़ा आइडिया है। कैसे आइडिया? देखिए, कभी आपने भी ऐसा सोचा हो तो क्या हो कि अगर कोई गोला जो है उसकी त्रिज्या जो है वो कम होती जाए होती जाए होती जाए, जैसे ब्लैक होल्स होते हैं, कोई बड़ा जो तारा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में 7वीं 8वीं में, जो ब्लैक होल्स बनते हैं, वाइट होल्स बनते हैं, तो आपको क्या समझाया जाता है? आपको समझाया जाता है कि एक बड़ा सा तारा जब है अंतिम दिन पे पहुंचता है, जब वो पहले अंतिम दिन पे पहुंचता है तो भयंकर तरीके से सिकुड़ता है, सिकुड़ता 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 एक बिंदु नुमा हो जाता है। सुना है ना, एक बिंदु नुमा हो जाता है। तो उसका जो आयतन जो होता है, वो इतना बड़ा जो आयतन होता है वो सिमट कर एकदम 0 हो जाता है, होता है ना। तो ऐसे ही क्या हो कि अगर आपका गोला जो है, ये लीजिए आपका गोला, और भाई ये सिमटता जाए, मतलब इसकी त्रिज्या जो है वो छोटी छोटी 0 हो जाए, तो ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या 0 हो, बताइए, ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या 0 हो, उस बिंदु को, उस समीकरण को, अब बताइए वो समीकरण है या बिंदु है? तो आप कहेंगे सर पता नहीं, अब क्या, आप दिमाग एक्सप्लोड कर जाए, वो अपने आप एक बिंदु है, अपने आप में वो एक गोला है, ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या 0 है, तो अपने आप में वो बिंदु भी है, अपने आप में वो गोला भी है। और ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या, जो उसकी देखिए, जब गोला होगा तो उसका केंद्र भी होगा, तो केंद्र नहीं, वो अपना ही तो वो खुद केंद्र है, खुद वो गोला है, खुद अपनी परिधि है, परिधि भी अपने आप में, बताइए, क्योंकि त्रिज्या 0 है इसलिए परिधि भी है वो। भाई जाने क्या क्या है वो, सीमांत बिंदु, सीमांत बिंदु शून्य त्रिज्या वाले गोले का केंद्र होता है। उस गोले का केंद्र निकाल लीजिए जिसकी त्रिज्या 0 है, वो सीमांत, उसका सीमांत बिंदु है। एग्जाम्पल की बात, एग्जाम्पल बताता हूँ, नहीं आपको इससे नहीं सेटिस्फेक्शन होगा, होना भी नहीं चाहिए। एक समीकरण से तो आप मान लेंगे ये गोला है, क्लियर है। गोले के लिए u निकालिए, सीधे निकाल देता हूँ, 2u बराबर -2, तो u बराबर -1, v बराबर -2, तो ये -1, w बराबर -2 और d बराबर, इसकी त्रिज्या निकालिए r, फॉर्मूले के हिसाब से u का स्क्वायर 1, v का स्क्वायर 1, w का स्क्वायर 4, d का मान -6, 6 में से 6 गया 0, r कितना है 0। बताइए अगर r 0 है तो भैया गोला कैसा होगा, ये गोला कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर एक बिंदु होगा। तो आप अब तक आपको जो सरप्राइज, आप सोचते थे कि बिंदु के सिर्फ निर्देशांक होते हैं,
आज आपने देख लिया कि बिंदु के निर्देशांक नहीं, बिंदु का समीकरण भी होता है। बिंदु के सिर्फ निर्देशांक नहीं होते, बिंदु का समीकरण भी होता है। ये देखिए, ये समीकरण है। ये एक्चुअली ये दिखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं, ये सिर्फ एक बिंदु है और वो उसका केंद्र है। केंद्र है माइनस का u, माइनस का v और माइनस का आपका w। माइनस u माइनस माइनस प्लस 1, माइनस v माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 2। ये लीजिए, ये है आपका सीमांत बिंदु। इसका जो केंद्र है वो आपका क्या कहलाता है? सीमांत बिंदु कहलाता है। ये आपका सीमांत बिंदु है, लिमिटिंग पॉइंट है। बताइए, तो याद रखिएगा, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली है आपको कि बिंदु का भी समीकरण होता है। बिंदु के सिर्फ निर्देशांक नहीं होते। देखिए 1 1 2 जिसके निर्देशांक है, 1 1 2 जिसके निर्देशांक है वो अपने आप में 1 1 2 जिसके निर्देशांक है वो अपने आप में एक गोला भी है, एक केंद्र भी है, एक परिधि भी है, लेकिन दिखेंगे कभी नहीं। चाहे आप बड़े से बड़ा टेलीस्कोप लाके देख लीजिए तब भी आपको वो नहीं दिखेंगे। समझ आई बात? ऐसा हुआ क्यों पता है आपको? आइए आपको और एक चीज़, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है बतानी चाहिए। आइए समीकरण को देखिए। इस समीकरण को देख के आपको नॉर्मल समीकरण नहीं है ये नॉर्मल समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है नॉर्मल? आइए थोड़ा सा आपका ज्ञान जो है वो बढ़ाया जाए। माइनस का 2x, ठीक है, माइनस का 2y, 4z। थोड़ा मज़ा लीजिए। x स्क्वायर और 2x इनको साथ में रखिए और इनको भैया आप जो 6 है, 6 को कह दो भैया 1 रुपया उधार दे दे और उनको दे दीजिए। अगली बार y वालों पे आ जाइए। y स्क्वायर माइनस 2y और 6 को कहिए भैया 1 रुपया और उधार दे दे, इनको दे दिए। 6 के पास 1 यहाँ चला गया, 1 4 बच गया। बचा हुआ 4 जो है, जो बचे हुए पद है उनके साथ दे दीजिए। अब आप देखेंगे ये बन गया आपका x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, z माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब इसे तो पहचानते हैं, गोले का समीकरण है भैया आपके, जिसका केंद्र और त्रिज्या दी गई है उस गोले का समीकरण है। तो 1 1 2 क्या हुआ? केंद्र। त्रिज्या कितनी हुई? 0। तो ये गोला है जिसकी त्रिज्या 0 है और केंद्र 1 1 2 है। अगर आपको गोला गोला नहीं समझ में आता तो छोड़िए, कोई बात नहीं, कोई गोला गोला नहीं है। बिना गोला गोला भी बात कर सकते हैं अपन। आइए बिना गोला गोला बात करते हैं। एक्स वाई जेड, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले एक्स वाई जेड के मान बताइए। तो जबरदस्त, एक्स वाई जेड का मान है, एक्स है 1, वाई है 1, जेड है 2। क्या इसके अलावा कोई संतुष्ट कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बराबर में 0 आया। ये सब स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर है। स्क्वायर कभी भी माइनस के नहीं आ सकते। माइनस के नहीं आ सकते तो ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। एक दूसरे को काट नहीं सकते तो इसको अकेले को खुद को 0 आना पड़ेगा, इसको 0 आना पड़ेगा, इसको 0 आना पड़ेगा। वरना तो क्या होता, वहाँ 2 आता या माइनस 2 आता, 2 और माइनस 2 कट जाते, 0 ले आते। लेकिन जब दोनों ही प्लस के हों या 0 हों और कोई माइनस का हो ही ना, तो फिर एक दूसरे को कैसे काटेंगे? तो नहीं काट सकते। इसलिए भैया अब आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि अपने आप खुद आत्महत्या करो, मतलब खुद 0 हो। कोई आपको काट के 0 नहीं कर सकता, क्योंकि सब पे स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है। इसलिए अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी आपको फांसी खाने के लिए। तो एक्स आत्महत्या करता है 1 पर, करनी पड़ेगी क्योंकि 1 रखी 0 आएगा। वाई में 0 कब आएगा? 1 रखने पर। जेड की जगह क्या रखूँगी? 0 आ जाए, 2 रखना पड़ेगा। ये लीजिए, तो सिर्फ एक ही जोड़ा ऐसा है जो इसको संतुष्ट करता है, इसके अलावा कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये समीकरण सिर्फ एक बिंदु का समीकरण है, सिर्फ एक बिंदु का समीकरण है। देखिए कितनी प्यारी बात है, सिर्फ एक बिंदु का समीकरण। आई बात समझ क्लियर है? जबरदस्त है। तो आज एक बात सीखिए, आप क्या सीखे? क्या बिंदु का भी समीकरण होता है। चलिए फाइनली ये हमारी थ्योरी जो है गोले की यहाँ कंप्लीट होती है। अब अगले एक्सरसाइज में हम थोड़े से न्यूमेरिकल जो है उसको ट्राई और करेंगे। वैसे तो हमने थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल किए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़े एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी होने, क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि आइडिया पूरा एकदम समझ में आए। तो चलिए यहाँ तो ब्रेक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।